प्रिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड अनुपमा पे भारी था, कल का भी भारी रहेगा। घर जलेगा, बच्चे को चोट लगेगी, इतनी पिटाई हुई है अंश की कि क्या ही कहना। पूरा बदला ले लिया है गौतम ने। तो दुख हुआ है मुझे भी, आपको भी, और आपके रिव्यूज बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। बहुत ही आवाज भी किसी किसी की गला रुंध रहा है। तो ये सब है आज के रिव्यूज में जो मैं आपको सुनाऊंगी बैक टू बैक। तो चलिए सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज के एपिसोड की शुरुआत हुई पराग और ख्याति के पश्चाताप से। गायत्री के सामने कि एक बाप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया और नई माँ भी नहीं निभा पाई। अब ये बाप कब तक उसके साथ रहेगा ये तो पता नहीं। और रात को अनु की रसोई में अनुपमा की एंट्री। राघव ने काफ़ी टेक केयर की उसकी चोट की, बहुत ध्यान दिया, लेकिन आने वाले हादसे की भनक तो हल्दी गिर के लग गई। राघव का एक डायलॉग बहुत अच्छा था कि जेल में होने के बहुत फ़ायदे होते हैं, अपना इलाज खुद करने की जानकारी मिल जाती है। वैसे अच्छा है, लेकिन ये देख के भी मालूम पड़ता है जेल में जाने की ज़रूरत नहीं। और फिर शुरू हुई दो दोस्तों की कॉमन टॉपिक पे बात कि रिश्तों के लिए कितना करना, क्या करना और कब तक करना। अनुपमा ने सब कुछ बड़े ध्यान से समझा, सीखा, सुना, पर अमल वो तब करेगी जब उसका बुरा वक्त आएगा। सब किसी के बुरे वक्त में जो अनुपमा खड़ी थी, उस अनुपमा की हालत भी नहीं होगी, फाइनेंस भी नहीं होगा, शायद याददाश्त भी नहीं होगी, हिम्मत भी नहीं होगी। उस वक्त ये जो अपने हैं उसकी असलियत, उनकी जो पहचान होगी ना, वो सामने आएगी। तब उसे राघव की सारी बातें याद आएगी। अनुपमा के स्वभाव में नहीं है अपनों को छोड़ना, वैसे एक बार छोड़ चुकी है, लेकिन ऐसे छोड़ के चले जाना या स्वार्थी खुद के बारे में सोचना, लेकिन उस वक्त तो बन जाएगी। शायद वक्त का तकाजा भी कह सकते हैं उस वक्त। और राघव ने कुछ भी गलत नहीं कहा कि रिश्तों का बोझ गले में टांग के खुद डूब मरना ज़रूरी नहीं है। कब तक करेंगे? जब रिश्तों को तुम्हारी कदर नहीं है तो कब तक तुम उसके पीछे घिसोगी? जाने दो, सारे रिश्तों से डिवोर्स ले लो। बिल्कुल सही है, लेकिन उन रिश्तों से डिवोर्स लेने में राघव की दोस्ती भी होगी, ये राघव को नहीं पता। अभी तो वो ज्ञान दे रहा है, ये ज्ञान सबसे पहले उसी पे भारी पड़ेगा। अब टाइम पे ट्यूबलाइट जलेगी, इस परिवार के बोझ से वो दूर जाएगी, क्या पता। अभी एक बार तो मुझे ये भी डर लग रहा है कि भूखमरी और मंदी के समय में ये लोग जैसे बाकी लोग करते हैं, अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को जिनको कुछ पता नहीं होता, उनको ट्रेन में या स्टेशन पे बिठा के चले आते हैं, वैसा कुछ अनुपमा के साथ ना करते। वो अगर हुआ तो बाप रे, मेरे को तो बहुत रोना आएगा। लेकिन पता नहीं मुझे से क्यों लग रहा है कि ऐसा होगा ज़रूर, लेकिन तब तक अनुपमा की याददाश्त वापस आ जाएगी और वो सब कुछ देख रहे होगी कि ये लोग मेरी याददाश्त जाने का क्या क्या फ़ायदा उठाते हैं, मेरे साथ क्या करते हैं, और फिर उसको उन सबको छोड़ के जाने का कोई अफसोस नहीं होगा। और तब वो राघव की बात पे पक्का अमल करेगी। कोठारी हाउस में राही और प्रेम ने पता नहीं क्यों उबलते हुए गौतम के दिमाग में राई का तड़का लगाया। वैसे ही वो गुस्से के मारे उबल रहा था, यहाँ कुछ कर नहीं सकते क्योंकि नाम खराब हो जाएगा। तो अब अनुपमा के साथ जो बुरा होगा उसमें इनका भी तो हाथ था ना, उंगली करने का। एक बात और बहुत ख़राब लगी कि वसुंधरा अब भी अपने ख़ानदान की इज्जत और कोठारी फैमिली के बिज़नेस में लगे हुए पैसे की चिंता ज़्यादा कर रही है प्रार्थना से। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है प्रार्थना कन्विंस हो ही जाएगी और गौतम से तलाक नहीं लेगी, और अनुपमा की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह प्रार्थना बनेगी। और वसुंधरा ने क्या कहा कि अभी तक अनुपमा मुझे जानती नहीं है कि मैं क्या चीज़ हूँ। पता नहीं अभी किस हद तक जाएगी अनुपमा की बर्बादी के लिए, लेकिन उसकी बर्बादी का फल जो उसे बाद में मिलेगा ना, कि प्रार्थना डिवोर्स नहीं लेगी, लेकिन शायद प्रार्थना जिंदा भी नहीं होगी।
एक नहीं 2 लाशें निकलेंगी उस घर से, शायद प्रार्थना की भी, और आर्यन तो जाने ही वाला है। और गौतम ने अनुपमा की बर्बादी का सामान उसकी किचन में भिजवा दिया है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगा कि उस सामान में कुछ गड़बड़ है, लोगों में गड़बड़ है तो पता ही था, पर सामान में है ये पता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वसुंधरा को प्रार्थना की बुरी हालत का अफसोस नहीं है। अफसोस है तो इतना कि कोठारी हाउस में उसका कंट्रोल चला गया है, कोई उसे डर नहीं रहा है, कोई उसकी बात नहीं मान रहा है, कोई उसे सीरियसली नहीं ले रहा है। सब उल्टा उसे गलत कह रहे हैं और उल्टा जवाब दे रहे हैं। होता है, इट हैपन्स, कभी कभी होता है। किचन में गौतम की वसुंधरा को मस्का पार्टी, और ये तो है ही बाटली में उतरने के लिए बेवकूफ़। कहते हैं जो गुस्से से काम लेते हैं ना, उनको बेवकूफ़ बनना बहुत आसान होता है। और गौतम को हर किसी की दुखती नब्ज़ पता है कि मैं को किस जगह मारूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। एक लड़ाई वो कोठारी में लड़ रहा है, दूसरी लड़ाई वो अनुपमा के घर में लड़ रहा है। यानी गौतम का डबल वार। गौतम की हैवानियत का सबसे पहला शिकार हुआ समर का मासूम भोला भाला क्यूट अंश। लेकिन गौतम को क्या लगा, अनुपमा कौन है? जितने जख्म अंश के थोबड़े पे दिखे, वो सूज समेत उसकी बॉडी पे बना के चली आएगी टैटू की तरह। अभी कल का एपिसोड बाकी है। कान्हा जी से कितनी भी प्रार्थना कर ले, लेकिन कान्हा जी करने वाले वही है। मुझे समझ में ये लोग कान्हा जी के सामने उसको बिठाते क्यों हैं? हाथ जोड़ के जो तुम प्रार्थना कर रही हो, प्रार्थना तुम्हारी फलने वाली ही नहीं है, तो कान्हा जी को बदनाम क्यों करते हो यार? भगवान को बुरा क्यों लगाते हो? भगवान बुरे नहीं है। अभी ऐसे कोई मार पिटाई करेगा तो अनुपमा को लोग दोषी देंगे ही नहीं यार, तो भी अच्छाई का फायदा क्या? ठीक है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज पराग ने गायत्री से माफ़ी मांगी। वो अपनी बेटी का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। ख्याति भी ये बातें सुन रही है। अब पछताने से क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर भी ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। फिर भी देर तो हो गई। पराग कोठारी जब बेटी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी तब तो विश्वास नहीं किया, घर वालों ने विश्वास नहीं किया, इसीलिए उसे बाहर वालों का सहारा लेना पड़ा। पहले ही अपनी बेटी पे विश्वास करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अनु रसोई में आई अनु की रसोई में आई। राघव ने माफ़ी मांगी। सिर्फ राघव जी को ही अनु की चोट दिखी, बाकी किसी को भी ध्यान तक नहीं रहा कि अनु को चोट लगी और उसे उस चोट पर मरहम लगाना चाहिए। सही कहा राघव जी ने। अनु की चोट पर मलहम लगाया और कहा कि चोट पर तो मलहम लग गया, लेकिन मन पर नहीं लगा। हाँ अनु, जब एक घर वाले अपनी बेटी का साथ नहीं देते, उसके साथ खड़ा नहीं रहते, तब वो किसका साथ मांगे। हाँ राघव जी, आपके टाइम पंखुड़ी के साथ दिया, मगर प्रार्थना के टाइम उसका साथ नहीं दिया। ये बात तो सही है कि पंखुड़ी अगर तरीके से राघव जी से तलाक मांगती तो वो उसे डाइवोर्स दे देते और मेरे 20 साल भी बर्बाद नहीं होते। राघव जी ने आज की सच्चाई बताई है। यही हो रहा है आज भी समाज में। दहेज के नाम पर बेटी की बलि चढ़ा देते हैं और प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का नहीं होता और बहन को भी रास्ते से हटा देते हैं। ये तो आज की कड़वी सच्चाई है। प्रेम और राही की बातचीत भी अच्छी लगी। बिल्कुल सही कहा है गौतम, चुप नहीं बैठेगा और हमें प्रार्थना का साथ देना है। आज तो आर्यन ने भी सही कहा कि एक्स जीजाजी यू टर्न मारिए और जाइए। तब उसका कहना कि ये कौन सी लैंग्वेज है? तुम्हारी ही लैंग्वेज है गौतम, तुम्हारी भाषा वाली। राई ने भी कहा अभी आप तो उबल रहे हैं तो आपके लिए ठंडा लेकर आई, उससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आर्यन को भी डर लग रहा है कि कहीं उसकी और माही की शादी न टूट जाए, और नहीं हुई तो। हाँ गौतम, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है प्रार्थना, तो तुम कैसे छोड़ोगे? अब तो वो तुम्हारे हाथ से गई। गौतम, तुम्हें जो करना है वो कर लो,
बट जीत तो प्रार्थना की ही होगी। इतना ही डर था तो पहले ही संभाल के रखते। क्या जले पर नमक छिड़का है राही और प्रेम ने। लाइए आपकी पैक भर देती हूँ। घटिया आदमी घटिया ही सोच सकता है। राही का कहना, आप तो पहले से ही उबल रहे, इसलिए ठंडा शरबत लेकर आई हूँ। आ गई मोटिबा प्रार्थना को मैनिपुलेट करने। खुद की बेटी के लिए तो राघव को 20 साल जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया और अब गौतम राक्षस के साथ रहने के लिए मजबूर कर रही है। जिस दिन प्रार्थना की डेड बॉडी देखेगी तभी मानेगी। फिर रोकने का नाटक करेगी, रोने का नाटक करेगी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतनी सजा तो दे दी राघव को, अभी भी कुछ बाकी है। शर्म करो वसुंधरा। गौतम धमकी दे रहा है अनु को। अनु को भी सोचना सही चाहिए था कि जब गौतम धमकी दे रहा है तो हमारी हैसियत गौतम जितनी तो है नहीं, तो हमें केयरफुली रहना चाहिए था। ये जो सामान लेकर आए हैं ना, वो गौतम के ही गुंडे हैं। सच में वसुंधरा ने सिर्फ धूप में ही बाल सफेद किए हैं, अक्ल तो बिल्कुल नहीं है। गौतम जैसे घटिया आदमी पर भरोसा है मगर खुद के संस्कार पर भरोसा तक नहीं है। राही और ख्याति दोनों मिलकर प्रार्थना को बिजी रख रहे हैं, लेकिन अनु को भी प्रार्थना को बताना चाहिए था जब पता है कि उसका पति कैसा है, तो कि तुम दोनों दोस्ती करो ठीक है, लेकिन अब जब सबको पता चल गया तो अपने भाई को साथ में रखो। आज प्रार्थना की वजह से अंश की बलि चढ़ी गई। अगर अंश को कुछ भी हो गया तो अनुपमा का ये प्रार्थना के लिए स्टैंड लेना बहुत महंगा पड़ेगा। सही कहा राघव ने कि नाक के फन पर पैर रखा है तो शांत तो नहीं बैठेगा। अंश की पीछे से वार नहीं, अंश को किडनैप करवा कर मारा है। मर्द की औलाद होता तो सामने से वार करता, बुजदिल की तरफ पीछे से वार नहीं करता। ना मर्द हो तुम गौतम, मर्द होते तो अनु को सामने से हराता, लेकिन तुम में तो वो हिम्मत ही नहीं है। सिर्फ कमजोर पर ही जोर चलता है तुम्हारा। मोटिबा इज द मोस्ट अपसगुन राइट नाउ। गौतम बुजदिल है। कितनी मतलबी है वसुंधरा, अपनी बेटी को भगा दिया और दूसरे की बेटी को मार खाने के लिए बोल रही है, सहन करने को बोल रही है। खुद की बेटी को झूठ बोलकर भगा दिया है और साथ दिया माँ ने। अब पोती के साथ देने के बजाय उसे सूली पर चढ़ा रही है। वसुंधरा को अपनी झूठी शान शौकत पर बड़ा घमंड है। मोटिबा का दिमाग मोटा ही है, वो सौतेली माँ ही है। ख्याति ने आज प्रूफ कर दिया। बेटी के लिए तो स्टेप नहीं ले पाई, लेकिन बेटे के लिए तो तुरंत स्टेप लेने के लिए खड़ी हो गई, स्टैंड लेने के लिए। वसुंधरा के बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। उसकी पहली किस्त उसका पोता आर्यन, जिसकी मौत हो जाएगी। एक बेगुनाह को सजा देने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। इनको अपने बेटे को खोकर चुकानी पड़ेगी। मुझे लगता है वो जो बोरी रखने आए वो गौतम के गुंडे थे। उन्होंने बोरी रखी, उसमें बम रखा होगा, तभी तो इतना बड़ा विस्फोट हुआ जिसकी वजह से पूरी अनु की रसोई जल गई। राघव ने सही कहा कि सांप की दुम पर पांव रखा है तो वो फन तो जरूर उठाएगा। उसमें तो आज अनु को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अंश उसके समर की आखिरी निशानी है। ये बात तो तुम्हें पहले भी सोचनी चाहिए थी अनुपमा। जब गौतम ने तुम्हें धमकी दी तो उसे हल्के में नहीं लेना था। राघव जी ने मजाक किया, लेकिन तुम तो समझ रही थी ना कि गौतम ने तुम्हें क्या कहा था। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। एक तरफ तो अनुपमा को जो है ज़रूरत से ज़्यादा असावधान होना जो है भारी पड़ गया, उसकी लापरवाही उसके लिए भारी पड़ गई। दूसरी तरफ से ये जो गौतम बोल रहा है कि ये प्रार्थना जो है सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, तो भाई उसको हलाली क्यों करा था है भाई। अगर तुम्हें पता है कि वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है
तो उसके साथ प्यार से रहता, पेश आता, प्यार से वो करता, क्यों उस पर इतने अत्याचार करे। कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत दबाओ कि जब वो खड़ा हो तो फिर सब कुछ तहस नहस कर दे। तीसरी बात मेरी एक बात ये मोटी बा की कैसी दोहरी मानसिकता है या दोहरे मापदंड है कि एक बेटी के लिए कुछ नियम कायदे हैं और दूसरी बेटी के लिए कुछ और। यही बात इस मोटी बा ने उसको पंखुड़ी को क्यों नहीं समझाई थी कि बेटा तू वहीं जाके मर, खप, हमारे यहाँ तलाक नहीं होता। क्यों उस बेचारे की राघव की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी साजिश रच के। और अब उसके आगे प्रार्थना के आगे हाथ जोड़ रही है कि हमारा, अरे बिजनेस का लॉस तो जो है फिर भी सहा जा सकता है, आप उससे उबर जाओगे। लेकिन अगर जैसा ये सुनने में ये कह रहे थे लंदन जाने वाली बात, अगर ये लंदन चले जाते और ये वहाँ जाके प्रार्थना ने का सुसाइड कर लिया होता, जैसे एक बार वो पहले भी करने की कोशिश कर चुकी है, तो अगर ये ऐसा कुछ स्टेप उठा लेती तब ये क्या ये वापस ले आते? मेरी तो समझ के बाहर है। खैर आज पराग का जो पछतावा था लेकिन पछतावा तो ठीक था, उसको अपने उसका किए का उसने अपनी उसकी बेटी की बात नहीं सुनी, वो भी सब सही है। लेकिन जो है जब उसने पहली बार जब अनुपमा के साथ लौटी थी रात के वक़्त, तब भी इसने जो है अपनी दुख भरी कहानी सुनाई थी। तब इसने पराग कोठारी ने अपनी बेटी पर क्यों नहीं भरोसा किया। तो उस डायलॉग का क्या मतलब था जब ये इसने ख्याति से कहा था कि मैं अगर कोई मेरी बेटी आके मुझसे ये कहेगी कि मेरा पति मुझे मारता है, मुझे परेशान करता है, तो मैं उसकी बात का भरोसा करूँगा। तो उस दिन इसका भरोसा कहाँ था, कहाँ चला गया था? क्यों नहीं इसने अपनी बेटी की बात पर भरोसा किया था? और क्यों ये लंदन भेज रहा है इसको? मेरी समझ के ये बाहर है। और आज जिस तरह से ये राघव जी ने कहा है कि भाई पति पत्नी में तो तलाक हो जाता है और रिश्तों में भी तलाक होना चाहिए। जब आपका कोई रिश्ता आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ बन जाए तो उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। और ये उसने बिल्कुल सही कहा राघव ने कि ये जो है मुझे पता था कि ना आप अपनी चोट पे दवाई लगाएंगे और बाकी किसी से तो उम्मीद करनी बेकार है। ये तो बिल्कुल सही है, किसी ने ध्यान ही नहीं करा कि इसके हाथ में चोट लगी थी, इसको कुछ करनी है, इसके चोट में दवाई लगानी है। मतलब इवन बापूजी तक को बापूजी, बाकी ये जो ये है अंश परी, इन सबको क्या हुआ? किसी ने को भी ये ध्यान नहीं आया कि अनु माँ के चोट लगी है। चलो उसके माही के हाथों में मेहंदी लगी थी, बाकी सब बात तो खैर एज यूजुअल, तो उसको तो बस खाना पीना मिल जाए, उसको अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाए और उसका पूरा एंटरटेनमेंट होता रहे, बस बाहर तो यहीं तक का वो है रोल। और बाकी अगर नहीं तो अनुपमा के जीवन में कांटे बोने के लिए तो खैर है ही वो। और ये आज अनुपमा किसी उसमें ख्यालों में है तो उसने बापूजी ने 2-3 बार आवाज़ लगाई है तो उसने सुना नहीं है। तो अब लेकिन ये जो है जब उसको उसका गौतम का कॉल आया है और वो उसमें गुस्से में अपनी इमोजी, तो उसको उस वक़्त सावधान होना चाहिए था। और अपने जब उसकी ये 6th ये जो कहेंगे ना छठी इंद्री जो उसको खतरे का आभास दे रही है, उसको अनसुना नहीं करना चाहिए था। पर आज अब की बार पता नहीं इसने क्यों अनसुना करा है, ये मेरी समझ के बाहर है। इधर ये अंश वगैरह सब अनु की रसोई में हैं और ये जो कुछ मज़दूर हैं वहाँ पे, और ये उसको जब अंश और किंजल चले गए तो वो दोनों भी भाग गए। तो ये जब अनुपमा ने ये भी देखा है तो क्यों इसने कोई स्टेप नहीं उठाया? खैर अभी तो आज का एपिसोड तो अच्छा था ही, कल का भी सुपर डुपर था और जो कल आएगा वो भी सुपर डुपर होगा,
जब ये गौतम गांधी मार खाएगा, मज़ा आएगा जब ये पिटेगा। और ये एज यूजल जो हमने बीटीएस में देखा है कि ये मोटी बात चिल्लाएगी तो ये हाथ वो फिर उसको इशारे से रोकेगी। पर ये कहती है, क्या कह रही है मोटी बात, कि हम जो है उसकी आर्यन की शादी के बाद जो है उससे गौतम से बात करेंगे। क्या बात करोगी कि तुम कैसे मारोगे इसको, ये बात करोगी तुम? छी, बहुत सच में घटिया औरत है। लेकिन हाँ, जब ये प्रार्थना वहाँ है कमरे बाहर बैठी है और गौतम उससे बात करना चाहता है, लेकिन प्रेम और आर्यन ने उसको इस तरह से किसी से मतलब बात करने से रोक दिया है। दोनों बीच में बिल्कुल दीवार बन के खड़े हो गए हैं। और आज जिस तरह से ये अनिल ने इन दोनों का साथ दिया है और उसने कहा भी है कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक आप शांत रहिए और अपने कमरे में रहिए, पर वो तो चोट खाया वो सांप है, डसने का तो है ही। और जो है रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए ये कुछ जो वाक्य राघव और अनुपमा के साथ हुआ था ना, जो रिश्तों में भी डाइवोर्स होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश कर सकते हैं, मार्गदर्शक बन सकते हैं, राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। उस पर चलना या ना चलना उनके हिसाब से होगा, हमारे हिसाब से नहीं होगा। हम रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि उस पर चलना ना चलना उनका मर्जी है। जैसे आज भी वैसी है, इसका कोई चारा नहीं है, पर बस कहते हैं ना, कीप ऑन स्टिंगिंग, स्कॉर्पियंस को होते हैं ना, बस मारते रहना है। जानती है बदतमीज करेगी नहीं करेगी, पर अपने आप आ जाएगी तो माता आ जाएगी तो बैंड बजा देगी। पर इस बार अनुपमा जाएगी तो उनका खैर नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आसान बनाया दिया था, सुलझ जाती है, उलझाती नहीं। और हल्दी गिर जाती है, कुछ अनहोनी होने की संभावना है, अशुभ नहीं। और बीच बीच में ये कड़वा शब्द मोटिबा बोलती है, क्योंकि ये सब मोटिबा और गौतम का मिलजुल के ये किया धरा है, क्योंकि इनको रियासत हिल गई है, उनका पावर कंट्रोल चला चला जा रहा है, क्योंकि प्रार्थना आवाज उठाई है। प्रयाग जी भी अपने बेटी के साथ हैं, क्योंकि उनका पावर का भूखा है, उनका कंट्रोल भूखा है, क्योंकि उनको अनुपमा, वो जानते हैं वो सच्चाई की मूरत है, सच्चा इंसान है, सही इंसान है। सही इनको हारने का दौरा पड़ गया, उनके हारना नहीं चाहती। तो इसलिए गौतम, मैं वो सीन मैंने पोस्टपोन कर दिया, मैं जानती हूँ वो क्या करने वाला है। इमोशनल मैनिपुलेट कर दिया, क्योंकि खोतारी का जो मेंशन, मैं कहती हूँ खोतारी को वो चला ही जाने वाला है। पहले प्रयाग और ये सब नहीं उठेंगे, ये जितना देर करेंगे ये लोग, उनकी वजह से अनुपमा को नुकसान होगा। आज नुकसान कल भरपाई करेगी, वो करेगी, कोशिश करेगी, वो हो जाएगा। प्रेम भी मदद करेंगे, पर जो भरपाई जो किया था ना, जो अपना किचन, अपना जो होता है ना, ये फिर कंफर्ट जोन होता है ना, एक बीच में, तो यही है। और कुछ शब्द ऐसे यूं ही नहीं होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइवोर्सिंग रिश्ते, मतलब तलाक देना रिश्तों को भी, कि हम कोशिश कर सकते हैं, घुट घुट के नहीं जी सकते, बंधन नहीं होना चाहिए। तो एक दोस्ती होनी चाहिए ना, ये ये उसको बस अनुपमा को राघव को सिखाने के लिए। अभी ये सीन भी आएगा कि जब ड्रीम सीक्वेंस होगा कि राघव उसे
खून कर देंगे चाकू से। सिमिलरली वसुंधरा से भी यही सीन होने वाला है, पर वो कुछ करेगा, कुछ भी करेगा। एक दोस्त होता है, कई बार दोस्ती से थोड़ा सा आगे हो जाता है, क्योंकि हम जो अच्छे इंसान हैं और अच्छा ही हमेशा करते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं, वो किसी का बुरा नहीं सोचती, बुरा नहीं करती, सो उनके लिए स्पेशल लाइकिंग हो जाती है। लाइकिंग होना कोई गलत बात नहीं है। जब थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो अटपटा लगता है दूसरों की आंखों में, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। कि क्या है ना कि आप एडमिरेशन थोड़ा ज्यादा होता है, तब ये लोग सोचते हैं वो प्यार कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तेरे को क्या यार, कोई तो के साथ ना बोले तो नहीं, क्यों भाई, सबने आवाज उठाई उस टाइम, तो सिर्फ राघव ने नहीं किया था। एंड वैसे भी अनुपमा ने एंकरेज नहीं की थी, वो खुद लॉयर के पास, वकील के पास गई थी, तब ये सब हो रहा था। मुझे क्या लगता है कि ये बीच मजार में चले जाएंगे। अब लीप के बाद ही आर्यन का कहानी खत्म हो जाएगा, उससे पहले ही वो चली जाएगी अनुपमा। कि क्या है कि हम कितना भी कर ले, हम कम पड़ जाते हैं। बाकी वो चुपते हुए वो कमेंट्स होते हैं, जब बातें बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल है हमेशा। आज भी परी का बॉडी शेमिंग करना बहुत गलत बात है। सेहत के लिए वजन कम करना वो बात अलग है, पर बदन को अच्छे के लिए, वो ब्यूटी करने के लिए या बहुत खूबसूरत करने के लिए वो घटाना, वो गलत बात है। सेहत के लिए बनाना वो बात है। उन्हें आजकल के बच्चों को भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सेहत बनाओ, अच्छे से मसल रखो, ताकि आपको गेम्स खेलना थोड़ा और आसानी होगा। पहले स्ट्रेचेस करो, वो सब करो। मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ, मैं कभी भी ये सब मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो। देखो, स्नैक्स स्पेस करो, ताकि आपको बचा के खा सकते, एकदम से मत खाओ, थोड़ा आराम से खाओ, पेट खराब हो जाएगा, ऐसे बोलना है। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ये बोलना बहुत गलत बात है, बॉडी शेम का बराबर है। ये ये बहुत कर रहे हैं अब, ये चुपते हुए शब्द बोलते हैं, इसलिए थोड़ा संभाल के बात करना चाहिए। हम कितना भी संभाल के बात किया, आजकल के बच्चे बहुत वैसे भी ऐसे ही हैं, कुछ भी बोलो कुछ और, क्योंकि उनका वो जो भी एक शब्द बोले तो स्ट्रेस में चला जाते हैं, ऐसे हैं वो। दिल, दे डोंट वांट टू ग्रो अप। खैर कोई बात नहीं, अभी कहानी में वापस आ जाते हैं। अभी वो अनुपमा को थोड़ा संभल कर जाना पड़ेगा, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। ये रिश्ता के लिए सच में आज पौधार हाउस दिखाया, जो अब बंसल हाउस बन चुका है। और ऊपर से ये तो बाप से भी आगे निकल गया। बाप को भी ऑर्डर दे रहा है कि सिर्फ आप साइन करने का काम कीजिए, ज़्यादा एडवाइस मत दीजिए। और बैठा कौन सी कुर्सी पे? हेड ऑफ द कुर्सी पर, वो भी क्रिश, और अपनी बहन को ताने मार रहा है। छी, क्या घटियापन दिखा रहे हैं तो पता नहीं। अपनी बहन को कह रहा है कि खुद का तो रिश्ता संभल नहीं पाया और मुझे रिश्तों का मतलब सिखा रही हो। तुम्हें सीखने की ज़रूरत है। जब क्रिश की शादी हो रही, देखते किस लड़की से हो रही है, तो किसका नसीब फूटने वाला है, जिसकी शादी क्रिश से होगी। और यहाँ पे दादी सा का मूड ऑफ था। अबीरा समझ गई कि अब पौधार हाउस में से किससे टकराई, कौन था, संजय बंसल या फिर क्रिश। तब वो कहती है कि क्रिश, अभी जाके ठीक करती हूँ। तब विद्या ने मना कर दिया कि हमें तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अगर उनके जैसे हम भी करेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा। और सब इंसान की चॉइस होती है कि उन्हें किस तरीके से जीना है, खुले मन से या फिर घुट घुट के अपना मन मार के रहना है। आज मनोज चाचू ने भी कहा कि मुझे वो वाला केस दे दो, मैं हैंडल कर लूंगा। उन्हें भी रूडली बात की, उनसे भी, कृष्ण ने।
देख लिया बंसल, जब बेटे के पैर में बाप के जूते आ जाए तब बाप को चुप रहना चाहिए। और तुम जितना हवा में उड़ रहे थे, तुम्हें तो तुम्हारी तो डोरी काट दी, वो भी तुम्हारे बेटे ने। और तुम इसी लायक हो। तुमने भी बहुत तंग किया है अबीरा को, अरमान को, सबको। तो कर्मा की सजा तो मिलेगी ही, कर्मा रिटर्न तो मिलने ही वाला है। और यहाँ पे मायरा ने कहा कि हाँ ये मेरे मम्मी पापा है, जब वो लोग गोलगप्पे खा रहे थे। गीतांजलि ने मना किया, इतनी आइसक्रीम क्यों खिला रहे हो, और वो जैसा कह रहे हो वो क्यों मान रहे हो। तो अरमान इसमें गलती भी तो तुम्हारी है ना, भाग के तुम आए हो। जैसे आज वो किसी की फरमाइश पे वो गाना सुनाने वाला था, तब उस आदमी ने कहा कि मेरे पास 2 ऑप्शंस है, अगर मैं यहाँ कोलकाता में रह के जॉब करता हूँ तो मुझे पैसे कम मिलेंगे और परिवार का झंझट रहेगा, और वहां जाता हूँ तो परिवार से दूर होना पड़ेगा। तब अरमान को सभी रिश्ते याद आते हैं, लेकिन ये रिश्ते तुमने ही तोड़े। तुम चाहते तो आज भी उस घर में रहते और सबसे पहले जैसे रहते, लेकिन नहीं। आज तो मुझे मायरा की और अरमान वाला सीन बहुत अच्छा लगा, और हबीरा का, कि जवाब दो। जो बात हबीरा बोल रही थी वही उसकी बेटी बोल रही है, तो फिर मेरी मम्मी कहाँ है, वो बच्ची तो पूछेगी ना। जब गीतांजलि को मम्मी नहीं बोल सकते तो आखिर उसकी मम्मी है कौन। अगर वो आपकी सिर्फ दोस्त है तो फिर मम्मी कहाँ है, बताओ। अरमान, उसकी मम्मी कहाँ है। एक बच्चे के लिए माँ भी जरूरी होती है, सिर्फ पिता से कुछ नहीं होता, पिता का प्यार। हाँ चलो, अगर माँ इस दुनिया में नहीं है तब बात अलग है, क्योंकि वो तब बच्चा समझता है कि मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसकी माँ जिंदा होते हुए भी तुम उसे अपनी माँ से दूर रखा है, जो गलत है। और अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारी शादी करवा रही है तो तुम तो एक लॉयर हो ना, तुम्हें तो पता ही होगा कि एक शादीशुदा आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक डाइवोर्स नहीं होता। वो बच्चे तो नहीं जानते, लेकिन तुम तो जानते हो, इसलिए तुम कहते हो कि नहीं वो सिर्फ मेरी दोस्त है। लेकिन बच्ची तो जिद करेगी कि उसे मम्मी चाहिए। और वाह, अबीरा ने साड़ी, चूड़ी, मंगलसूत्र, ये सारी चीजें रखे, उसने सभी जगह पे सोशल मीडिया पे उसने वो ऐड डाली है, जिसकी ऐड मायरा देखती है और मायना फोन करके उन्हें ऑर्डर देती है साड़ी की, कि जितनी भी साड़ी है सब भी लेके आ जाओ। अब देखते हैं अबीरा और अरमान का सामना होता है या नहीं। लेकिन अरमान को अभी भी थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है, और ना ही रत्ती भर उसकी आंखों में शर्म दिखती है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है माँ बेटी को जुदा करके। अरे यहाँ तक बताया तक नहीं कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, और अबीरा का क्या हाल कर दिया है। जब वो मैनेजर कहता है कि गलती आप लोगों की है, उनकी कैसे गलती, तुम लोगों का काम नहीं है अपने सीसीटीवी कैमरे ठीक करवाने। इतनी बड़ी बैंक चलाते हो, कुछ भी गड़बड़ी हुई समझो ये तो ठग है, लेकिन अगर इसी बैंक में अगर चोरी हुई होती तब कौन सा मुंह लेके मैनेजर बताता कि सीसीटीवी कैमरे बंद है। चोर कैसे पकड़ते पुलिस, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं बैंक मैनेजर। आज सच में अबीरा को उस टाइम भी अबीरा के लिए बहुत बुरा लगा, जब वो कहती है कि आप ही के अकाउंट में मेरी बेटी का भी मैंने अकाउंट खोला है, देखो उसने तो अपनी बेटी के लिए पैसे जमा किए, लेकिन जबकि उसे तो पता तक नहीं कि उसकी बेटी कहाँ है। ये है अबीरा, खुद कटौती कर करके खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी मिला वो खा के अपनी बेटी के लिए पैसे जमा कर रही है। और अरमान क्या कर रहा है, सिर्फ अपने ईगो के चलते उसने पूरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतनी अच्छी फैमिली होती, एक हैप्पी फैमिली होती, लेकिन नहीं, उसे तो फैमिली चाहिए ही नहीं। देखते अब आगे क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। और हाँ, अबीरा ने दादी सा और विद्या को भी अच्छे से समझाया और हैंडल किया, अच्छा था वो भी सीन। थैंक यू सो मच आपका इतने बढ़िया बढ़िया रिव्यूज भेजने के लिए।
सो सीरियल तो अब नए मुकाम की तरफ बढ़ रहा है, हम भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, मगर रोज रोज एपिसोड देख के उसके ऊपर रिव्यूज बनाना बहुत बढ़िया लगता है। आपकी इस मेहनत को मेरी तरफ से पूरी एप्रिसिएशन है। तो ऐसे ही भेजते रहिए अपने ऑडियोज और रिव्यूज जैसे आप भेजते हो। तो और भी कोई भेजना चाहता है तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।